की छाती पर कैसे खिले के पार कूदी थी इन दीवारों से पूछो। पीड़ा से दिल मिलाता, गौरव से झिलमिलाता मैं झांसी का किला हूं। नदियों के बीच बुंदेलखंड के पश्चिम में बसा है झांसी शहर, और झांसी शहर के केंद्र में अपनी ऊंची ऊंची प्राचीरों के साथ कई सदियों से खड़ा हूं मैं झांसी का किला। सन 1613 ईस्वी में ओरछा नरेश महाराज वीर सिंह देव ने मेरा निर्माण करवाया था। 18वीं सदी की शुरुआत में पेशवा बाजीराव प्रथम ने जब फर्रुखाबाद के नवाब मोहम्मद खान बंगश से युद्ध करने के लिए बुंदेला राजा छत्रसाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, तो राजा छत्रसाल ने अपना दिल खोलकर उनका आभार व्यक्त किया। पेशवा बाजीराव प्रथम को झांसी के साथ कुछ और भी क्षेत्र भेंट दिए गए। इस तरह झांसी रजवाड़ा मराठा साम्राज्य में ढल गया और ध्वज बदल गया। 18वीं सदी की समाप्ति के बाद झांसी की सूबेदारी का जिम्मा नेवालकर को सौंपा गया। इसी वंश ने भारत के मुकुट में वह अनमोल हीरा जड़ा जिसकी अद्वितीय चमक पर भारतीय इतिहास गर्व करता है। नेवालकर वंश ही वह वंश था जिसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका। मोरपन तांबे प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी भागीरथी ने एक कन्या को जन्म दिया। पिता ने नाम रखा मणिकर्णिका। सबकी चहेती मणिकर्णिका को मां प्यार से मनु कहकर बुलाती थी और पेशवा बाजीराव द्वितीय छबीली कहकर पुकारते थे। चिन्ना जी की मृत्यु उपरांत मोरोपन तांबे जी काशी से पिठूर आ गए थे, जहां वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। नटखट मासूम मणिकर्णिका सबकी चहेती थी, लेकिन कमाल है वह नहीं खेलती थी लट्टू या गिट्टी से। उसे तो लगाव था काशी की संस्कृति और मिट्टी से। उसे प्रेम नहीं था एकांत की अटारी से। वह तो मैदान में खेलती थी बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी से। ज्ञान लेने के लिए नहीं जाती थी इस तक या उस तक, उसकी शिक्षिकाएं थी उस तक। किसे पता था इस छबीली मनु का रिश्ता झांसी से जुड़ने वाला है। झांसी के गणेश मंदिर में 19 मई 1842 के शुभ दिन पर नेवालकर के महाराज गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ, और मेरे आंगन में जब उनका प्रवेश हुआ तो लगा मानो साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ है। काशी की मणिकर्णिका को झांसी ने नया नाम दिया, लक्ष्मीबाई। अपने नए नाम लक्ष्मीबाई के साथ वह झांसी के लिए लक्ष्मी बनकर आई थी, राज्य में वैभव लाई थी। विवाह के हर्षोल्लास के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ने महाराज गंगाधर राव को आधिकारिक तौर पर झांसी का राजा स्वीकार किया। उन्हें सभी प्रशासनिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। ऐसा करने से झांसी के राजा और प्रजा दोनों को लाभ हुआ। राज्य की आमदनी में बढ़ोतरी हुई। महाराज गंगाधर राव को कड़क बिजली और भवानी शंकर नाम की तोपों से सलामी दी गई। महाराज गंगाधर राव एक कुशल प्रशासक थे, काफी उदार और कला प्रेमी थे।
उनकी नाट्यशाला में साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक की रसरशा होती रहती थी। कुछ समय बाद वो पल भी आ गया जिसका झांसी राज्य बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रानी लक्ष्मीबाई की गोद भर गई। झांसी राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिल गया। महाराज गंगाधर के आंगन में थालियां बजी। पूरा झांसी राज्य खुशियों से सराबोर हो उठा। झांसी के इस उत्सव को न जाने किसकी नजर लग गई। खुशियों की शहनाइयों से अचानक मातम के स्वर फूटने लगे। मात्र 3 माह की किलकारी को क्रूर काल निकल गया। रानी की गोद उतर गई। इस घटना से महाराज गंगाधर को गहरा सदमा लगा कि झांसी के वर्तमान का सूरज भी बुझ गया। असमय निधन हो गया महाराज गंगाधर राव का। रानी लक्ष्मीबाई ने किसी तरह होश संभाला। तब उन्होंने पीड़ा के आंसुओं को पोंछकर एक संरक्षक के रूप में झांसी की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इधर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन संभाला और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को हथियाने के हथकंडे शुरू कर दिए। झांसी में तैनात अपने पॉलिटिकल असिस्टेंट मेजर एलिस के जरिए रानी तक अपना फरमान पहुंचाया। रानी साहिब, सन 1804 में हुई संधि के मुताबिक झांसी भी दूसरे पड़ोसी राज्यों की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आता है। हम सुना करते थे कि व्यापारियों के भेष में लुटेरे हैं आप लोग। आज आपने इस बात को सिद्ध भी कर दिया। वापस जाकर कह दीजिए अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से, हम उनका फरमान अस्वीकार करते हैं। मैं अपने जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अंग्रेजी फरमान सुनकर रानी लक्ष्मीबाई क्रोध की ज्वाला से दहक उठी। वो जानती थी कि अंग्रेज झांसी को हथियाकर उसे बर्बाद करना चाहते हैं। गीता में लिखा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम चित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कि जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रणभूमि में कहा था कि युद्ध के दौरान अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर जीत हुई तो पृथ्वी पर राज्य का आनंद लोगे। सो हे कुंती पुत्र, उठो और युद्ध करो। इतना कहकर रानी इस किले को छोड़कर चली गई। इस कठिन समय में एक दिन पेशवा नाना साहब का संदेशा लेकर रानी के पिता मोरोपंत जी उनसे मिलने आए। बेटी मनु, पेशवा का तुम्हारे लिए संदेश है कि तुम्हें झांसी राज्य की कमान संभालनी होगी। अब से लगभग 4 महीने के बाद 31 मई को रविवार के दिन पेशावर से बंगाल तक की सारी फौजी छावनियों में बगावत का बिगुल बजा दिया जाएगा। तुम्हें इस जंग के लिए तैयार रहना होगा। अब्बा साहब, पेशवा को कहें कि वे निश्चिंत रहे। इस जंग का तो हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था। लेकिन समय से पहले ही 29 मार्च को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल दिया गया। मंगल पांडे की शहादत का शुभ समाचार भी आया। लेकिन 10 मई आते आते मेरठ में भी बगावत की शुरुआत हुई, जो दिल्ली को आजादी दिलाने तक जा पहुंची। अब बारी थी झांसी। 5 जून 1857 को 12वीं पैदल सेना के सिपाहियों ने स्टार फोर्ट पर हमला बोल दिया, जो अंग्रेजी कंपनी का अधीन था।
औरतों और बच्चों समेत झांसी किले में बना ली। इस समय तक विद्रोह की ज्वाला पूरे झांसी राज्य में फैल चुकी थी। 8 जून 1857 की सुबह सिपाहियों ने कैप्टन गॉर्डन को मार गिराया। गॉर्डन के मरते ही मेजर स्कीन ने सफेद झंडा लहराकर आत्मसमर्पण कर दिया और आजाद हो गई झांसी। आजाद हो गया मैं। ध्वज बदल गया। रानी लक्ष्मीबाई उस दिन मेरे आंगन में वापस लौटी। उन्होंने प्रजा को धन्यवाद दिया। मुझे गर्व है आप सभी पर, आपके हौसलों पर, आपकी बहादुरी पर। अगर आप लोग इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े न होते तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाते। लेकिन याद रहे, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हमें चौकन्ना रहना होगा। अंग्रेज कभी भी पलटवार कर सकते हैं। रणनीति के अनुसार डॉक्टर टोपे ने बेतवा के किनारे 1 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों पर धावा बोल दिया, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। रानी लक्ष्मीबाई की रणनीति विफल हो चुकी थी। अब उन्हें स्वयं ही अंग्रेजों का सामना करना था। रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन विश्वासघात के लिए थे। लड़ाई के 11वें दिन पीर अली और दुल्हांजू ने किले का ओछा द्वार खोल दिया। अंग्रेजी फौजें शहर में प्रवेश करने में सफल हो गई। इधर किले के बुर्ज पर पहले गौस खां और फिर थोड़ी देर बाद मोतीबाई भी शहीद हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 3 सबसे होनहार सैनिकों को खो दिया। आज भी इस किले की मिट्टी में ही सुपुर्दे खाक हैं ये शूरवीर। रानी अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर रही थी, लेकिन परिस्थितियां झांसी के विरुद्ध होती जा रही थी। उस समय अंग्रेजों को भ्रमित करने के लिए बहादुर झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके युद्ध भूमि में उतर गई। वेशभूषा के कारण झलकारी को रानी समझकर उनसे युद्ध करने लगी। झलकारी ने रानी लक्ष्मीबाई और उनके पुत्र की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तभी मैंने देखा कि कैसे अपने घोड़े पर सवार, पीठ पर गंगा की चादर ओढ़े हुए रानी लक्ष्मीबाई मेरे किले की टूटी हुई दीवारों से कूदी और देखते ही देखते मेरी आंखों से ओझल लगा। अंग्रेजों से अंतिम युद्ध का समय आ गया था। मुंदर, देशमुख, जवाहर सिंह, रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद रानी के साथ थे। सूरज निकलते ही जंग शुरू हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार के आगे दुश्मनों के पैर उखड़ने लगे। पहला पहर रानी लक्ष्मीबाई के पक्ष में था। दूसरे पहर तक अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को नहीं रोका गया तो ये जंग कभी नहीं जीत सकेंगे। तभी फिरंगियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और हुसार दस्ते को रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने आगे भेजा। हुसार दस्ते ने भी ऐसी वीरांगना पहले कभी नहीं देखी थी। दांतों से घोड़े की लगाम संभाले और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए शत्रुओं का संहार कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन उस दिन रानी का विश्वास पात्र घोड़ा उनका साथ न दे सका। नाले के पास पहुंचकर ठिठक गया। रानी को हुसार दस्ते ने घेर लिया। ठिठक गया समय, ठिठक गई दिशाएं, ठिठक गई थी मेरी भी सांस। दुश्मनों से घिरी रानी आंधी प्रबंधन की तरह लड़ती रही। तभी एक अपघाती दरिंदे ने उनकी पसलियों के पास तलवार से वार की। रानी चोटिल हो गई।
हुए तभी गुल मोहम्मद और माही साथी रानी के पास पहुंचे। सबने देखा कि रानी नक से शिख तक खून से लथपथ है। देखते देखते रानी घोड़े की पीठ पर लुढ़क गई। मेरे मन में गूंज रहे युद्ध शुरू होने से पहले की रानी के शब्द। आज ये युद्ध का अंतिम दिन हो सकता है। अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें मेरे पुत्र दामोदर की रक्षा करनी होगी। याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मौत के बाद कोई भी फिरंगी मेरे शरीर को छूने ना पाए। गुल मोहम्मद ने रानी के घोड़े की लगाम संभाली और उन्हें जंग के मैदान के दूसरी ओर बाबा गंगादास जी की कुटिया में ले गया। रानी की हालत नाजुक थी। बाबा गंगादास ने उनकी नब्ज पकड़ी तो उनकी आंखों में नमी साफ दिखाई देने लगी। हम सब जिस घड़ी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो घड़ी हमारे सामने थी। बाबा ने रानी के मुंह में गंगा जल डाला। थोड़ी देर में रानी की आंख खुली। उनके आखिरी शब्द थे हर हर महादेव और ओम नमो वासुदेवाय। वो हमें और अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी मातृभूमि को छोड़कर सदा के लिए चली गई। रानी लक्ष्मीबाई की देह पंचतत्वों में विलीन हो गई, लेकिन रानी की शौर्य गाथा धरती आकाश की सीमाओं के पार कण कण में समा गई। रानी की समय के बंधनों को लांघकर आज भी हमारे सामने मौजूद है। लोग कहते हैं कि उस दिन रानी मर गई थी,